औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे अपने पिछले टॉपिक्स को जो हैशिंग से रिलेटेड था। और हमने देखा था पिछली वीडियो के अंदर के जो हैशिंग है बेसिकली वो सर्च की एक टेक्निक है जो टाइम कम्प्लेक्सिटी जो सर्च की है उसको ऑप्टिमाइज़ करती है। इसकी कोशिश ये होती है कि जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ 1 में चले जाए, यानी कांस्टेंट टाइम के अंदर हम किसी भी एलिमेंट को लोकेट कर सकें। उसके लिए फिर कुछ चीज़ें हमने देखी थी जो इसके साथ एसोसिएटेड हैं। सबसे पहली चीज़ तो हैश टेबल था। हैश टेबल क्या था? एक अरे लाइक डाटा स्ट्रक्चर था जिसके अंदर की वैल्यू पेयरिंग हम करते हैं। फिर हैश फंक्शन था। हैश फंक्शन क्या करता था कि आपकी जो बड़ी वैल्यूज़ हैं उन बड़ी वैल्यूज़ की कीज़ को छोटी कीज़ के अंदर कन्वर्ट करके देता था। तो हैश फंक्शन बेसिकली हमें हैश कोड रिटर्न करता था और वो हैश कोड जो है अरे के अंदर बेसिकली इंडेक्स होता था जहाँ पर पर्टिकुलर वैल्यू ने जाकर स्टोर होना होता है। ठीक है। फिर जब एग्जाम्पल के तौर पर हमने देखा कि वैल्यूज़ को हमने पुट करना शुरू किया हैश कोड कैलकुलेट करने के बाद, तो क्लूजन्स वॉज देयर। और क्लूजन्स के बारे में डिस्कशन हमने ये की थी कि क्लूजन जो है वो हमेशा आकर करेंगी, चाहे कितना भी अच्छा जो है वो आप हैश फंक्शन क्यों ना बना लें फिर भी क्लूजन्स आएंगी। क्लूजन्स क्या है? जब दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज़ जो हैं वो एक ही इंडेक्स पर आने की कोशिश करें, यानी उनका जो हैश कोड है वो सेम हो जाए तो क्लूजन अकर करती है। अब हैश फंक्शन बनाने के लिए कुछ उसकी रिक्वायरमेंट्स थी कि वो ईजी होना चाहिए, ईजी टू कंप्यूट होना चाहिए, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन करे वो एलिमेंट्स की, और प्लस तीसरा ये था कि वो क्लूजन्स को अवॉइड करे। अब क्लूजन्स 100% तो ख़त्म नहीं हो सकती लेकिन उनको मिनिमाइज़ किया जा सकता है। लेकिन अगर फिर भी क्लूजन अकर करती है तो फिर हमें क्या करना था? उसके लिए फिर क्या किया जाता है कि हम हैश फंक्शन तो तब्दील नहीं करते जनरली। हम क्या करते हैं? हम क्लूजन रेजोल्यूशन टेक्निक्स को यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हमने क्लूजन रेजोल्यूशन टेक्निक्स को देखना है कि किस तरह से हम रिजॉल्व करेंगे अगर क्लूजन्स आ जाती हैं, या कौन सी टेक्निक्स हैं जो हमें हेल्प आउट कर सकती हैं टू मैनेज द क्लूजन्स, राइट। सो क्लूजन्स को मैनेज किया जाएगा, उनको अवॉइड नहीं किया जा सकता है। ओके जी, तो चले देखते हैं ये कौन कौन सी हमारे पास टेक्निक्स हैं जिनकी मदद से हम क्लूजन्स को रिजॉल्व कर सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं, राइट। ओके, सो दो कैटेगरीज जर्नली एग्जिस्ट करती हैं क्लूजन रेजोल्यूशन टेक्निक्स की। उनमें से पहली कैटेगरी है ओपन एड्रेसिंग। अब ओपन एड्रेसिंग के अंदर क्या है कि जितने भी एलिमेंट्स आपके होते हैं ना वो हैश टेबल के अंदर ही स्टोर होते हैं। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, हैश टेबल के अंदर ही स्टोर होने का मतलब क्या है कि कोई सेपरेट मेमोरी नहीं ली जाएगी, राइट। कि जो आपका टेबल बना हुआ है, जो आपकी अरे है, या जो भी डाटा स्ट्रक्चर आप इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें की वैल्यू पेयर का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है, तो उसी के अंदर सारा कुछ आपका स्टोर होगा। वैल्यूज भी उसी के अंदर स्टोर हो रही होंगी विद रिस्पेक्ट टू द कीज, तो सारे एलिमेंट्स वहीं जाएंगे। तो एक तो ओपन एड्रेसिंग के अंदर जो है ये वाला काम किया जाता है कि सारा कुछ आपका हैश टेबल के अंदर ही स्टोर होता है, कोई सेपरेट चीज़, नई लिस्ट या नया हैश टेबल नहीं बनाया जाता। ओके, दूसरी जो टेक्निक है दैट इज़ अ सेपरेट चेनिंग। अब ये मुख्तलिफ है ओपन एड्रेसिंग से। ये कैसे मुख्तलिफ है? इसमें क्या होता है कि आपका जो हर सेल होता है ना हैश टेबल के अंदर, यानी जो हैश टेबल आपका बना है अरे लाइक डाटा स्ट्रक्चर, चलिए अगर अरे ही है तो अरे के अंदर इंडेक्स होंगे और उसकी वैल्यू होगी। तो इसके अंदर क्या होता है सेपरेट चेनिंग के अंदर कि आपका हर जो सेल है हैश टेबल का वो पॉइंट करता है एक लिंक लिस्ट को, राइट। सो इसका मतलब जो आपका डेटा है वो हैश टेबल के अंदर स्टोर नहीं हो रहा, वो अलहदा किसी चीज़ के अंदर स्टोर हो रहा है। और आपके हैश टेबल ने क्या किया हुआ है? उसका रेफरेंस रखा हुआ है अपने पास, लिंक बनाया हुआ है उसके अंदर, ठीक है। सो दैट इज व्हाई वी कॉल इट अ सेपरेट चेनिंग, राइट। सो लिंक लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स दैट हैव सेम हैश फंक्शन वैल्यू, तो हैश फंक्शन वही रहेगा जो है। अब जितनी भी क्लूजन्स आएंगी वो कहाँ पर मैनेज हो रही होंगी? सेपरेट लिस्ट्स के अंदर। ओके, सो दो ये टेक्निक्स आपके सामने हैं, कैटेगरीज हैं। वन इज ओपन एड्रेसिंग, कीप दिस थिंग इन माइंड। ओपन एड्रेसिंग के अंदर आपके एलिमेंट्स कहीं बाहर नहीं जाते बल्कि कहाँ पे रहते हैं? हैश टेबल के अंदर ही रहते हैं, वहीं पर उनको स्टोर किया जाता है। सेपरेट चेनिंग नाम ही बता रहा है कि क्या करेगा? सेपरेट करेगा हर चीज़ को, जिन चीज़ों के हैश फंक्शन
हैश कोड सेम आ रहे होंगे, जिन वैल्यूज़ के हैश कोड सेम आ रहे होंगे, उनके लिए हर एक के लिए रिस्पेक्टिव एक अलग से लिस्ट बनाएगा और उस लिस्ट का जो रेफरेंस है वो आपके हैश टेबल के अंदर पड़ा होगा और वहाँ से हम फिर आगे जाकर उसको ट्रैवर्स कर सकते हैं, डाटा वहाँ पे रख सकते हैं, राइट। अब वन बाय वन को देख लेते हैं कि ओपन एड्रेसिंग के अंदर कौन कौन सी टेक्निक्स एग्जिस्ट करती है और सेपरेट चेनिंग के अंदर क्या कौन सी टेक्निक है जिसके जरिए काम किया जाता है। ओके, सो पहले ओपन एड्रेसिंग की बात करते हैं। अब ओपन एड्रेसिंग के अंदर एक टेक्निक होती है जिसको कहा जाता है लीनियर प्रॉबिंग। अब प्रॉब करने का मतलब क्या होता है? सर्च करना, आगे बढ़ना, आगे जाना, ठीक है। और लीनियर क्या है? अब लीनियर को हम देखें तो जितने भी स्ट्रक्चर्स डाटा स्ट्रक्चर में पढ़े हैं, एरे वगैरह सारे लीनियर थे, ठीक है। एरे लाइक डाटा स्ट्रक्चर वो भी लीनियर है और उसमें अगर आप लिंक लिस्ट की बात करें तो वो भी आपका क्या है जी, वो भी आपका लीनियर प्रॉबिंग करता है, लीनियर है सॉरी, क्योंकि उसके अंदर जो डाटा होता है वो आपका कंसेक्यूटिवली पड़ा होता है, लाइक इन दिस फॉर्मेट 0 से लेकर n तक, यानी सारे एलिमेंट्स जो है वो वन आफ्टर द अदर पड़े होते हैं और कंसेक्यूटिवली पड़े होते हैं। तो आपने लीनियर प्रॉबिंग का मतलब क्या है कि आपने आगे बढ़ना है, यानी पहले 0 पे गए, फिर आप 1 पे जाएंगे, फिर आप 2 पे जाएंगे, फिर आप 3 पे जाएंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ, आप n तक चले जाएंगे, ठीक है। सो व्हाट लीनियर प्रॉबिंग सेज, इट इज से दैट लीनियरली प्रॉब for the next slot until an empty one is found. Okay? So ओपन एड्रेसिंग के अंदर हम पहले ही देख चुके हैं कि सारा कुछ जो स्टोर होना है वो हैश टेबल के अंदर ही होना है, कहीं बाहर नहीं जाना। तो जो आपने प्रॉबिंग करनी है वो कहाँ पर करनी है? हैश टेबल के अंदर ही करनी है। अब अगर क्लूजन्स आ रही हैं तो क्या करें? नेक्स्ट स्लॉट में मूव करते जाएं। और मूव कैसे करना है? लीनियरली मूव करना है, यानी 0 से 1 पे जाएंगे, 1 से 2 पे जाएंगे, 2 से 3 पर जाएंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये नहीं करना कि जंप करने शुरू कर देने हैं, राइट। सो दैट इज व्हाट द लीनियर प्रॉबिंग इज, कि आपने अगली स्लॉट को फाइंड आउट करते रहना है जब तक आपको एम्प्टी स्लॉट नहीं मिलती, ठीक है। तो आपका डाटा रहेगा हैश टेबल के अंदर ही, वही मूव करेगा, क्योंकि ये ओपन एड्रेसिंग की टेक्निक है। एक तो ये इसके अंदर टेक्निक है। दूसरी है क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग। अब लीनियर के अंदर तो कंसेक्यूटिवली आपने सीक्वेंस में मूव करना है। क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग एज नेम सजेस्टिंग कि क्वाड्रेटिकली प्रॉब करना है, आपने आगे बढ़ना है। और वो क्या है जी, कि लुक फॉर द आई स्क्वायर्ड स्लॉट, ठीक है, आई स्क्वायर्ड स्लॉट। अब आई क्या है? आई इज अ वेरिएबल, कोई कांस्टेंट तो नहीं हो सकता, ये भी बात समझे, क्योंकि अगर ये कांस्टेंट होता तो यहाँ सी लिखा होता या कोई कांस्टेंट वैल्यू लिखी होती। ये वेरिएबल है जो वेरी करेगा, और जब ये वेरिएबल वेरी करेगा तो इसकी वैल्यू भी चेंज होगी। यानी हो सकता है कि शुरू के अंदर इस आई की वैल्यू जो है आपकी 1 हो, ठीक है, फिर अगर आपको जगह नहीं मिलती तो आई की वैल्यू क्या हो जाए? 2। जब आई की वैल्यू 1 है तो 1 स्क्वायर इज 1, लेकिन जब आई की वैल्यू 2 होगी तो स्क्वायर से क्या बन जाएगा? दैट विल बिकम अ 4। फिर आपको जगह नहीं मिली तो फिर आपने क्या कर देना, इसको वैल्यू हो जाएगी 3। तो 3 का जब स्क्वायर आप लेंगे तो स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9, राइट। सो दैट इज व्हाट द क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग इज, कि स्क्वायर करके चलो और कांस्टेंट नहीं रखना है इसको, आई को क्या करेगा? ये वेरी होता रहेगा। पहले 1 से शुरू करो, फिर 2, फिर 3 और उसका स्क्वायर लेते जाओ। तो अगर स्क्वायर में हम मूव करेंगे तो फिर क्या होगा जी? नेचुरली 1 होगा, अगर 1 से शुरू किया है तो फिर क्या हो जाएगा? 4, फिर क्या हो जाएगा? 9, राइट, फिर क्या हो जाएगा? 16 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। व्हाट डज इट मीन? कि इतनी लोकेशंस आगे जाके देखो, इतनी लोकेशंस आगे जाके देखो, क्वाड्रेटिकली मूव करो। दूसरी तरफ लीनियर में क्या था कि एक एक सीक्वेंस में जाओ। तो ये दोनों के अंदर फर्क है कि लीनियर प्रॉबिंग और क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग इस तरह से काम करती हैं, लेकिन दोनों के दोनों किस कैटेगरी के अंदर आती हैं? ओपन एड्रेसिंग के अंदर। तो दोनों हैश टेबल के अंदर ही रहेंगी, वहीं पे डाटा स्टोर करेंगी। ओके, राइट। ओके, अब ओपन एड्रेसिंग के अंदर लीनियर प्रॉबिंग कैसे काम करती है इसको समझते हैं। सो हमारा ये हैश फंक्शन है जो कि हमने पिछली वीडियो के अंदर भी इसी को इस्तेमाल किया था, की मॉड साइज, ऑलराइट। और हमारे पास जो ज़ाहिरी बात है
हैश टेबल होगा उसके लिहाज से, उसके साइज के लिहाज से हम मूव करेंगे. सो इफ अ क्लोजन अकर्स अ रीहैश फंक्शन विल बी यूज्ड बेस्ड ऑन अ लीनियर प्रॉबिंग. अच्छा, अब रीहैश फंक्शन जो इस्तेमाल करना है हमने लीनियर प्रॉबिंग की बेस पर, वो क्या होगा, क्या देखा था हमने लीनियर प्रॉबिंग के अंदर कि हमने एक स्लॉट आगे मूव करना है, तो डेफिनेटली +1 होगा. और किसके अंदर +1 होगा? क्लूजन कहां पर आई होगी? जो हैश कोड आपने कैलकुलेट किया है, यानी जो इंडेक्स आपका आया है उस इंडेक्स पर पहले से कोई वैल्यू पड़ी है तो क्लूजन आ रही है. तो हमने रीहैश करना है, यानी हैश ऑफ हैश लेना है. ठीक है, सो दैट विल बिकम h डैश ऑफ की. सो दिस इज अ रीहैश फंक्शन जो क्या करेगा, दोबारा से हैश करेगा किसको? h ऑफ की को, यानी जो पिछला आपने हैश कैलकुलेट किया है उसमें +1 करेगा. +1 करेगा तो एक स्लॉट आप आगे चले गए, एंड मॉड साइज. ठीक है, और ये ढूंढता रहेगा जब तक वैल्यू नहीं मिलनी. अच्छा, अब जहन में बात आ सकती है कि अगर एक एक स्लॉट करके हमने आगे मूव करना है, मतलब अगर हमारे पास ये वाली एरे है तो हमें पता है कि हम जी लीनियर प्रॉबिंग को इस्तेमाल कर रहे हैं, और लीनियर प्रॉबिंग जब इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमने एक स्लॉट ही आगे जाना है ना. यानी अगर ये इंडेक्स नंबर 0 है, ये 1 है, ये आपका 2 है, ये वाला आपका 3 है, फिर यहाँ पे 4 है और ये आपका 5 इंडेक्स है, तो 6 साइज का हैश टेबल है आपके पास. अब सपोज दैट कि यहाँ पर वैल्यू पड़ी थी 9, हैश कैलकुलेट हुआ 1, जब दोबारा 1 कैलकुलेट हुआ तो आप यहाँ गए, यहाँ पे क्लोजन थी, तो हमें पता है जी हमने अगली स्लॉट को जाके चेक करना है. तो फिर इस मोड की क्या ज़रूरत है? भाई मोड की ज़रूरत तो है. देखें आप, लेट्स से कि ये सारी स्लॉट्स फुल थी, सारी की सारी यहाँ तक, लेकिन 0 वाली फुल नहीं थी. नेचुरली अगर साइज पहले से फुल होगा टेबल का तो हम नई वैल्यू तो इंटरटेन नहीं ना करेंगे. तो एक स्लॉट खाली थी, लेकिन ये नहीं पता कौन सी खाली थी. आपने क्या किया, आपने +1 +1 +1 करते हुए आप आगे मूव करते गए. अब होगा क्या, जब करते जाएंगे तो आप आउट ऑफ बाउंड जा सकते हैं, हालांकि पीछे लोकेशन खाली थी. तो वापस आने के लिए, सर्कुलर फैशन बनाने के लिए हमने क्या किया, हमने मोड को इस्तेमाल कर लिया. तो मोड हमने यही हेल्प आउट करता है ना कि हम आउट ऑफ बाउंड ना जाएं. ठीक है, सो दैट इज वाई वी आर टेकिंग अ मोड विद साइज, ताकि हम साइज से बाहर ना जा सकें. ठीक है, सो दैट इज व्हाट रीहैशिंग, कि आपने रीहैश किया किसके जरिए? लीनियर प्रॉबिंग के जरिए, एंड जस्ट यू आर एडिंग +1 विद प्रीवियस हैश कोड, और जहां लोकेशन आपको मिलेगी एम्प्टी वहां पर आप इंसर्ट कर देंगे. ठीक है, ओके. अब एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर. अब यहाँ पे देखिए कुछ डाटा पहले से पड़ा हुआ है. ये हमारा हैश टेबल है, ये हमारा हैश फंक्शन है जो एक्चुअल हैश फंक्शन है, और ये हमारा हो गया रीहैश फंक्शन विद द बेस ऑफ लीनियर प्रॉबिंग. ठीक है, ये +1 हो रहा है. ओके. अच्छा, अब देखिए यहाँ पर ये वाली स्लॉट्स तो ठीक है, शुरू में 32 आया, 32 ने कहाँ जाना था? 2 पर, ये पड़ा हुआ है क्योंकि पहले खाली था. फिर 55 आया तो ये पड़ा हुआ है. 186 mod 10 आया 6, तो ये यहाँ पर चला गया. 100 mod 10 आया 0, ये 0 यहाँ पे चला गया. सो ये वही एग्जांपल है जो पिछले लेक्चर के अंदर भी डिस्कस की गई थी, और उसी डाटा को यहाँ पर हमने रखा हुआ है. देन यहाँ पर हमारी क्लूजन अकर की थी. 62 mod 10 जब किया था तो इंडेक्स आया था 2, या हैश कोड आया था 2, तो 2 पहले से ऑक्युपाइड है. ठीक है, सो व्हाट वी नीड टू डू, वी हैव टू कैलकुलेट द रीहैश. तो जब हम ये करेंगे विद द हेल्प ऑफ लीनियर प्रॉबिंग, हम यहाँ आए, हमने कहा h डैश ऑफ 62, तो हम इस फंक्शन को इस्तेमाल करेंगे. तो यहाँ पर हैश ऑफ की पहले से ही निकल चुकी है. वो क्या निकली थी? 2. सो 2 + 1 इज 3, 3 mod 10 इज 3, राइट. तो 62 कहाँ जाएगा? इस लोकेशन के ऊपर, क्योंकि वो लोकेशन खाली थी, राइट. ओके. अब देखें, अब अगली वैल्यू हमारे पास आई 75. अब 75 जब आया तो उसने जाके मैप होना है किस पर? 5 पर. जब हम 5 पर गए तो वो ऑलरेडी ऑक्युपाइड थी. ये देखें वहाँ क्या पड़ा हुआ था? वहाँ 55 पड़ा था. ठीक है, तो हमने क्या किया? हमने रीहैश किया. तो ये देखें इसका रीहैश ये रहा. जब रीहैश किया तो 75 का रीहैश 5 + 1 ये आ गया, mod 10 तो 6 आया, ये 6 बना. जब हमने 6 पे जाके देखा तो 6 फिर ऑक्युपाइड है पहले से ही.
तो इस लोकेशन पर भी हम इसको नहीं रख सकते 75 को। क्या करना पड़ेगा? अगेन वी हैव टू यूज द लीनियर प्रॉबिंग, रीहैशिंग करनी पड़ेगी। तो जब दोबारा आपने की तो अब इसको इस्तेमाल नहीं करना, अब किसको करना है? ये वाला जो है, तो ये हिस्सा रीहैश होगा दोबारा से, ठीक है। सो 6, ठीक है, ये 6 जो यहां कैलकुलेट हुआ था, 6 + 1 mod 10 इज 7। तो अब जब आप 7 पे गए तो 7 वाली लोकेशन खाली थी, तो उसमें 75 को आपने प्लेस कर दिया, ठीक है। अब देखिए हमें 2 बार करना पड़ा है, प्रॉब करना पड़ेगा। और लीनियर प्रॉबिंग क्या कह रही है कि आप प्रॉबिंग करते रहें सिक्वेंशियली, लीनियरली प्रॉबिंग करते रहें जब तक आपको लोकेशन खाली नहीं मिलती, ठीक है जी। तो इस तरह से मूव करते जाएंगे। बट कीप वन थिंग इन माइंड, जो कि पहले से आपको अंडरस्टूड भी होनी चाहिए, कि सबसे पहले जब भी वैल्यू हमारे पास आनी है, हमने ये जरूर चेक कर लेना है कि क्या हमारे हैश टेबल के अंदर जगह है या नहीं है। अगर फुल हो चुका है तो फिर प्रॉबिंग वगैरह इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है, और अगर फुल नहीं हुआ तो फिर डेफिनेटली हमें प्रॉबिंग इस्तेमाल करनी पड़ेगी या हैशिंग इस्तेमाल करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये डाटा हमारा यहां पर आ गया। तो ये इस तरह से लीनियर प्रॉबिंग जो है आपकी काम करती है, राइट। अब लीनियर प्रॉबिंग के अंदर एक इशू एग्जिस्ट करता है, वो है क्लस्टरिंग का इशू। और वो क्लस्टरिंग क्या है कि जो वैल्यूज हैं, बहुत सारी वैल्यूज जो हैं वो क्या करना शुरू कर दें, वो कोलूजन्स करना शुरू कर दें और इकट्ठी होनी शुरू हो जाएं किसी एक इंडेक्स के इर्द गिर्द। यानी फॉर एग्जांपल ऐसी वैल्यूज आनी शुरू हो जाए जिनका हैश जो है वो हमेशा 7 ही आना शुरू हो जाए। एंड दैट इज क्वाइट पॉसिबल। 107 अगर वैल्यू आती है तो हैश उसका 7 होगा, 77 वैल्यू आ जाए उसका भी 7 होगा, ठीक है। तो क्या होगा, वो वैल्यूज बहुत ज़्यादा ना इस पर आने शुरू हो जाएंगी। तो जब क्लस्टरिंग आनी शुरू हो जाएगी तो नेचुरली आप खुद समझें कि क्या होगा, हमें लीनियर प्रॉबिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, प्रोसेसिंग टाइम भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्लस्टरिंग को मिटिगेट करने के लिए, इसका इफेक्ट मिटिगेट करने के लिए, कम करने के लिए फिर क्या किया जाता है, इस चीज़ को अब हम समझते हैं। जो मेन प्रॉब्लम है लीनियर प्रॉब्लम के साथ वो क्लस्टरिंग है कि बहुत सारे एलिमेंट एक ही जगह पर आने शुरू हो जाते हैं। तो इसमें असल में ये होता क्यों है? ये इस सूरत में होता है कि जब आपने अपना जो हैश टेबल का साइज़ है ना, वो आपने या इवन लिया हो या ऑड लिया हो। यानी जब आप अपने हैश टेबल का साइज़, क्योंकि मॉड जो आप ले रहे होते हैं वो किससे ले रहे होते हैं? साइज़ के साथ। तो जब आपने साइज़ जो है वो इवन लिया ना, तो उससे क्या होगा कि जो वैल्यूज़ हैं आपकी वो इवन इंडेक्सेस की तरफ ज़्यादा जानी शुरू हो जाएंगी। और अगर आपने उसको ऑड लिया तो होगा क्या कि आपके जो वैल्यूज़ के हैश कोड्स के क्रिएट होंगे वो ऑड इंडेक्सेस पर जाना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ तो अगर आपने इवन लिया तो इवन की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, ऑड लिया तो ऑड की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, राइट। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप अगर इवन नंबर लेंगे तो आप ऑड पे नहीं जा सकते, वो तो हम जा ही सकते हैं ना। देखिए अगर इवन इंडेक्स आया है वो और वो फील्ड है ऑलरेडी, तो आप +1 करेंगे लीनियर प्रॉब्लम की मदद से, तो आप कहाँ चले जाएंगे? आप अगली स्लॉट पे चले जाएंगे, ऑड पे पहुंच जाएंगे। और अगर आपने ऑड इस नंबर लिया हुआ है तो क्या होगा, अगर ऑड इंडेक्स आया है +1 करेंगे लीनियर प्रॉबिंग के थ्रू, तो आप एक इंडेक्स आगे जाके इवन इंडेक्स पे पहुंच जाएंगे। लेकिन जो अहम चीज़ है वो समझें कि आपका जो हैश कैलकुलेट होकर आ रहा है वो क्या होना शुरू हो जाएगा। वो अगर आपने इवन टेबल का साइज रखा है, हैश टेबल साइज इवन रखा है, तो इवन इंडेक्सेस देना शुरू कर देगा ज़्यादा, और अगर आपने ऑड रखा है तो वो ऑड देना शुरू कर देगा। तो हमने तो ये चीज़ रिक्वायरमेंट देखी थी पिछले वीडियो के अंदर कि अच्छा हैश फंक्शन क्या होता है, वो जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन करे, यानी हर इंडेक्स यूनिफॉर्मली आता रहे। तो वो सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन हो सकता है अगर टेबल का साइज कुछ ऐसा हो जिसका कोई कॉमन फैक्टर ना हो। तो ऐसे नंबर एग्जिस्ट करते हैं जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, और वो कौन से नंबर होते हैं हमारे पास? वो प्राइम नंबर होते हैं। तो प्राइम नंबर जो है उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता किसी दूसरे नंबर के साथ। 1 तो है ही है, उसको तो छोड़ दें, तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। 1 इटसेल्फ इज अ प्राइम नंबर एज वेल, राइट। तो 1 साइज का तो खैर हैश टेबल होगा ही नहीं, एक साइज का हैश टेबल क्या करना हमने। तो कोशिश ये करनी है कि जो हैश टेबल का आप साइज लो वो प्राइम नंबर हो,
जैसे 11 ले लें, मतलब अगर आपने 10 वैल्यू स्टोर करवानी है तो हम हैश टेबल का साइज क्या ले लेंगे, 11। कोई बात नहीं, एक 11 लिया, इससे क्या होगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होनी शुरू हो जाएगी, क्लस्टरिंग जो है वो मिनिमाइज हो जाएंगी, मतलब अवॉइड तो नहीं हो सकती लेकिन मिनिमाइज हो जाएंगी। सिमिलरली अगर आपके हैश जो टेबल है आपने 100 वैल्यू स्टोर करवानी है तो आप साइज 100 ना लें, आप क्या ले लें, 101 ले लें, ठीक है, 101 ले लें, 103 ले लें, मतलब कोई ऐसा आप साइज लें जो प्राइम नंबर हो। उससे क्या होगा, फिर यूनिफॉर्मली वैल्यूज आती रहेंगी आपके जो हैश कोड की होंगी और उससे जो इफेक्ट है वो कम हो जाएगा। सो टू मिनिमाइज क्लस्टरिंग प्रॉब्लम, choose hash table size equal to some prime number such as 1, 3, 5 etc so that it will not have any common factor with other numbers being used for the propping। ठीक है, कॉमन नंबर होगा ही नहीं, फैक्टर होगा ही नहीं उसका, क्योंकि आपने प्राइम नंबर ले लिया है, तो फिर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाएगा। तो काफ़ी हद तक इससे क्लस्टरिंग को मिनिमाइज कर लेंगे हम while using the linear propping। ओके, अच्छा जी, अब लीनियर प्रॉपिंग की सारी हमने डिस्कशन भी कर ली, जो भी इसके अंदर हमें चीज़ें चाहिए मैनेज करनी है उसके बारे में भी डिस्कस कर लिया। अब मूव करते हैं क्वाड्रेटिक प्रॉपिंग की तरफ। क्वाड्रेटिक प्रॉपिंग इज आल्सो सिमिलर टू, ऑलमोस्ट सिमिलर टू लीनियर प्रॉपिंग, लेकिन उसमें क्या है, थोड़ा सा वेरिएशंस एग्जिस्ट करती हैं, उस पर हम बात कर लेते हैं। सो अगर क्लूजन अक्कर करती है तो रीहैश करना है, लेकिन अब रीहैश इस तरह से होगा आई स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने पहले भी बताया। अब आई देखिए, इट्स अ वेरिएबल, इट्स अ वेरिएबल, ये कांस्टेंट नहीं है, तो इसने चेंज होते रहना है। ओके, सो अगर ये हमारा हैश फंक्शन है तो हमने क्या करना है कि अगर क्लोजन अकर करती है, मूव इन द फॉलोइंग वे टू फाइंड अ स्लॉट दिस वे। और वो वे अब क्या होगा, बिकॉज दिस इज अ वेरिएबल तो इसने चेंज होना है। यानी शुरू में आपने क्या किया, क्लोजन अकर की, आपने पहला आई क्या लिया है 1, तो आई स्क्वायर, यानी एक लोकेशन आगे जाके देखो। ठीक है, एक लोकेशन आगे गए, मिल गया, लोकेशन खाली मिली तो ठीक है, डाटा रखवा दो। अगर नहीं मिलती तो क्या करो, अगर नहीं मिलती तो फिर रीहैशिंग करनी पड़ेगी, जैसे लीनियर प्रॉब्लम में की थी। और मॉड ऑपरेटर के बारे में तो खैर अब बात करने की जरूरत ही नहीं है कि ये हमें आउट ऑफ बाउंड से बचा रहा है। अब अगर दोबारा प्रॉब्लम हुई तो क्या करना है, अब 1 नहीं होगा, अब i इंक्रीमेंट कर जाएगा और वो क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर, सो विच इज 4। तो क्या करो, 4 लोकेशन आगे जाके देखो, यहां क्या है, एक लोकेशन। सो ये लोकेशन का जंप आपके पास हो जाएगा कि कितनी लोकेशन आगे जाके देखना है। यहाँ पे एक लोकेशन, यहाँ पे कितनी, 4 लोकेशन। अगर फिर से क्लूजन आ गई कि 4 लोकेशन आपने आगे जाके देखा, फिर से क्लूजन आ गई, तो फिर क्या करेंगे, फिर अब रीहैश होगा। लेकिन अब रीहैश किसके साथ होगा, आपका ये वाला इंक्रीमेंट कर जाएगा, और ये इंक्रीमेंट अब क्या है जी, अब 3 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 3 स्क्वायर हो जाएगा विच इज 9। तो 9 लोकेशन आगे जाके देखो कि वहां पर कुछ वैल्यू मिलती है या नहीं मिलती। ठीक है, अगर ये भी नहीं होता तो फिर क्या करोगे, 4 स्क्वायर हो जाएगा विच इज 16। तो ये चलता रहेगा कब तक, आई स्क्वायर तक, यानी इट्स लाइक अ फॉर लूप। ठीक है, और वो फॉर लूप या वाइल लूप, जो भी आपने, मतलब लूप है ना आपका, जो लूप है वो मूव करता रहेगा और किसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट करते रहेगा, आई को। जहां आपको स्लॉट मिल गई, एलिमेंट को रखें, एग्जिट हो जाए, वरना प्रॉबिंग करते रहें, सर्च करते रहें अपने हैश को। ठीक है, और हैश जो पहला कैलकुलेट हुआ है उसी को आपने पकड़ के इस्तेमाल करते रहना है, क्योंकि आप क्या रहे हैं कि उस हैश से जो कैलकुलेट हुआ, एक लोकेशन आगे, फिर 4 लोकेशन आगे, फिर 9 लोकेशन आगे, फिर 16 लोकेशन आगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इसमें ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपको जल्दी लोकेशन मिल जाएगी, क्योंकि लीनियर प्रॉब्लम के अंदर क्लस्टरिंग का इफेक्ट तो है कि एक एक करके आगे आगे वैल्यूज पड़ी होंगी। तो अगर आप जंप करके जाएंगे तो ज्यादा चांसेस है कि जल्दी आपको लोकेशन मिल जाएगी। लेकिन बहरहाल यहाँ पर भी जो है क्लूजन्स आ सकती हैं, उसके लिए फिर हम रीहैशिंग कर रहे होते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम है, बिल्कुल वैसे ही है ऑलमोस्ट जैसे लीनियर प्रॉब्लम है। फर्क सिर्फ ये है कि यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, और वेरिएबल की वैल्यू स्क्वायर में आपने लेकर आनी है। दैट इज व्हाई वी कॉल इट अ क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम, राइट। कई केसेस में कुछ इस तरह से भी किया जाता है कि इसको ना प्लस माइनस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, यानी ये जो फंक्शन आपका क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम का है, ये प्लस माइनस दोनों तरीके से आएगा।
और वो क्या है कि पहले आप प्लस जब कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप आगे जा रहे हैं, और अगर जगह नहीं मिलती तो फिर माइनस करके देखो, यानी हैश कोड -1, ठीक है, माइनस, तो इसका मतलब क्या होगा, पीछे जाके देखो। सिमिलरली यहां पर 4 लोकेशन पीछे देखो जाकर, 4 लोकेशन आगे जाके देखो। तो इस तरह से भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। अगर आप फॉरवर्ड ओनली भी जाते रहेंगे तो फर्क नहीं पड़ता, फॉरवर्ड ओनली भी जाएंगे तो एंड पे जब पहुंचेंगे तो मोड साइज आपको फिर वापस ले आएगा, ठीक है। तो ये मतलब तरीका अगर मैं बता रहा हूं कि इस तरह से माइनस करके भी आप देख सकते हैं, माइनस मीन बैकवर्ड जाओ और पीछे वाली लोकेशंस को जम करके देखो, प्लस मीन्स आगे वाली लोकेशंस को देखो, ठीक है। तो दोनों तरीके इस्तेमाल हो सकते हैं, बट इन जनरल प्लस इज मोर देन इनफ, क्योंकि आपने मोड इस्तेमाल किया है तो वापस आप पहुंच ही जाएंगे अगर जगह नहीं मिलेगी, राइट। तो ये दोनों आपके सामने अब आगे लीनियर प्रॉब्लमिंग भी और क्वाड्रेटिक प्रॉब्लमिंग भी, जो कि ओपन एड्रेसिंग की 2 टेक्निक्स हैं, राइट जी। ओके, अब आगे मूव करते हैं और अब देखते हैं सेपरेट चेनिंग को। और सेपरेट चेनिंग जो है वो नेचुरली ओपन एड्रेसिंग के अंदर तो नहीं आती, ठीक है, इट्स अ सेपरेट टेक्निक। और सेपरेट चेनिंग के अंदर क्या होना है, डेटा आपका हैश टेबल के अंदर स्टोर नहीं होना, बल्कि अलग से किसी डाटा स्ट्रक्चर के अंदर स्टोर होना है, और हैश टेबल के अंदर क्या होगा, उसका सिर्फ रेफरेंस आ जाएगा, ओके। सो ईच सेल ऑफ हैश टेबल पॉइंट्स टू अ लिंक्ड लिस्ट ऑफ records that have same hash function value, ठीक है। तो जिनकी हैश वैल्यू सेम होगी वो हर एक अपनी अपनी सेपरेट लिस्ट के अंदर होंगे, ठीक है जी। नाउ एग्जांपल देखें, ये हमारे पास हैश फंक्शन है और ये हमारे पास हैश टेबल हमारा आ गया, ठीक है। सो दिस इज आवर हैश टेबल। अब इस हैश टेबल ने वैल्यूज अपने अंदर नहीं रखनी, बल्कि इसने क्या करना है, इसने रेफरेंस रखने हैं। तो इसकी हर लोकेशन जो है अपने पास क्या रखेगी, रेफरेंस संभालेगी। और रेफरेंस रखने के लिए हमें क्या चाहिए, अगर हम प्रोग्रामेटिकली काम कर रहे हैं, वी नीड पॉइंटर्स या रेफरेंसेस जिन्होंने यहाँ पर एड्रेस रखना है। तो ये जो एरे होगी, ये हम C++ के पॉइंट ऑफ व्यू से या C के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो दैट इज एन एरे ऑफ पॉइंटर्स that will hold the address of some list, some other array, ठीक है। ओके, अब यहां पर 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स के सारे ये हैश आ गए। तो अगर कोई वैल्यू आती है, फॉर एग्जांपल 252 आया, उसका हैश क्या कैलकुलेट हुआ, 2 बेस्ड ऑन दिस फंक्शन, क्योंकि यही हमारा हैश फंक्शन है ना, तो ये हैश कोड आ गया हमारा। अच्छा, अब ये देखिए 2 आया है। अब 2 का मतलब ये है कि ये जो 252 है ये टेबल में कहाँ जाना, इस जगह पर, लेकिन यहां तो स्टोर नहीं ना होना, बल्कि क्या होगा, यहां से एक लिंक लिस्ट क्रिएट होगी। सो वो लिंक लिस्ट में जाएगा। सो नोड आपने इंसर्ट की, जब आपने नोड इंसर्ट कर दी तो ये वैल्यू यहां पर इंसर्ट हो गई, ठीक है। अब ये किस इंडेक्स पर है, 2 के ऊपर, ओके। तो पहली वैल्यू आपने इंसर्ट कर दी, और ये अनसॉर्टेड लिस्ट होंगी, इनको सॉर्टिंग करने नहीं बैठ जाना, अनसॉर्टेड होंगी, राइट। ओके, नेक्स्ट वैल्यू आई 8 आया, 8 का हैश 8 mod 3 क्या आया, वैल्यू या की ये एक ही बात है, ठीक है। क्या आया जी, 3, तो 3 ये रहा, यहां पर एक नोड इंसर्ट कर दिया आपने। इनिशियली जाहिर बात है यहां पर सब पे क्या पड़ा होगा, नल पड़ा होगा, तो 8 आया, तो 8 हमने यहां पर इंसर्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद 27 आया, 27 का हैश क्या कैलकुलेट हुआ जी, 2, तो 27 mod 5 इज 2, तो इसने कहाँ जाना है, इसमें। तो इसमें तो पहले से एक नोड एग्जिस्ट कर ली, इज इट द क्लोजन, यस इट इज द क्लोजन, लेकिन हम सेपरेट चेनिंग में काम कर रहे हैं, क्या करेंगे, इस इंडेक्स की जो लिंक लिस्ट है इंसर्ट एट लास्ट कर देंगे, ठीक है। सो लास्ट में इंसर्ट कर दें, तो 27 यहाँ पे आ गया, ओके। नेक्स्ट मूव करते हैं, 25 आया, 25 mod 5 इज 0, तो ये 0th इंडेक्स अभी नल है, तो पहली नोड हमने इंसर्ट कर दी, राइट। ओके, अगली वैल्यू आई 320, 320 का भी हैश 0 है, तो इसने कहाँ जाना है, यहाँ पर। तो 0 इंडेक्स वाली जो लिंक लिस्ट है उसमें आप नोड इंसर्ट कर दें, इंसर्ट एट लास्ट कर दें, तो 320 आ गया, ठीक है। ओके, अब जब आप सारे एलिमेंट इंसर्ट कर लें तो जाहिर बात है वहां पे नल तो रखवाना है, तो वो मैंने पहले रखवा दिया हुआ है, राइट।
ओके, अगली वैल्यू 42, 42 का हैश क्या है जी 2, तो इसने कहाँ जाना है इस पर, तो इंडेक्स 2 वाली जो लिंक लिस्ट है उस पर आप 2 को इंसर्ट कर दें, सॉरी 42 को इंसर्ट कर दें, राइट। ओके, सिमिलरली जो 1 इंडेक्स है और 4 इंडेक्स है उस पर कोई वैल्यू नहीं आई, तो उनमें क्या पड़ा होगा, उन दोनों में नल पड़ा होगा, ठीक है। सो इट्स दैट सिंपल। अब लिंक लिस्ट इस्तेमाल की है तो फर्क ही नहीं पड़ता साइज का, जो भी हैश कोड कैलकुलेट होता आए आपके पास हैश टेबल की पर्टिकुलर लिंक लिस्ट के अंदर इंसर्ट करते जाएं। आप चाहें तो इंसर्ट एट स्टार्ट कर लें, इंसर्ट एट लास्ट कर लें, जो भी आपको बेहतर लगे। इंसर्ट एट स्टार्ट करेंगे तो नेचुरली वो फिर थोड़ा ऑप्टिमाइज हो जाएगा, इंसर्ट एट लास्ट भी करेंगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ना, तो वो वैल्यूज आपकी जानी शुरू हो जाएंगी। तो सेपरेट चेनिंग इस तरह से उसको मेंटेन कर लेती है, ठीक है। अब हो सकता है आपके जहन में ये बात भी आए कि बजाय यहाँ पे लिंक लिस्ट इस्तेमाल करने के क्यों ना अरे इस्तेमाल कर ली जाए, एन अरे ऑफ अरेज। तो बिल्कुल ठीक है, आप अरे ऑफ अरेज कर लें, लेकिन अरे में फिर क्या होगा, अरे का साइज चाहे आप डायनामिकली भी बनाएं, क्या होगा जी, वो फिक्स ही होगा, ठीक है। तो वो एक बार बन जाएगी, यहाँ पर उसका साइज फिक्स होगा, तो ये अरे बन गई। अब इसका रेफरेंस आप कहाँ रख रहे होंगे, इसके अंदर। सिमिलरली यहाँ की अरे जो बनेगी उसका रेफरेंस आपने यहाँ पे रखा होगा, और उस अरे के अंदर आप एलिमेंट्स रखते जाएंगे जो सेम इंडेक्स पर आ रहे होंगे, राइट। सो चीज़ें आसान हो गई सेपरेट चेनिंग की मदद से। अब जब सर्च करने आएगा कोई, या एलिमेंट को रिमूव करना है या कोई भी काम करना है, अब लेट्स से सर्च करने आया है, उसने कहा जी कि मुझे 25 सर्च करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, हैश कोड कैलकुलेट किया, 25 0 आया, 0 वाले इंडेक्स की जाके जो लिंक लिस्ट है उसको ट्रैवर्स कर लें। अगर आपने अरे रखी हुई है वहां पर तो अरे को ट्रैवर्स कर लें, उससे भी काम आपका हो जाएगा। और अगर अरेज के साइजेस सेम है तो उससे और आसानी हो जाएगी, आप फिक्स्ड जो है एक हैश फंक्शन बना लें और डाटा वहां से गेट कर लें। तो बहरहाल सारे तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं, बट इन सेपरेट चेनिंग क्या किया जाता है, इन सेपरेट चेनिंग हम ये लिंक लिस्ट बनाते हैं। अगर आप इस तरह से अरेज रखेंगे तो इनको नॉर्मली हम कह देते हैं दीज आर द बकेट्स। अगर अरे आ जाए ना तो बकेट्स कह देते हैं, क्योंकि एक तरह की ये क्या बन जाती है, 2D अरे बन जाती है। और 2D अरे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप 2D अरे अगर बनाते हो तो बकेट्स का कॉन्सेप्ट बन जाएगा। 2D अरे के अंदर अब क्या है, इस तरह से आपने बना ली और उसमें हर जो अरे है, नेचुरली 2D अरे इज एन अरे ऑफ अरे, इंडेक्स 0 1 2 3, ठीक है। यहाँ पर इंडेक्स 0 1 2, तो हमारे पास 3 रोज हैं और 4 कॉलम है, यानी हर एक के अंदर 4 कॉलम है। तो अब इस लिहाज से हैश फंक्शन बना लें, ठीक है, वैल्यूज को प्लेस करते जाएं। उसमें नेचुरली ये होगा कि जब ये फिल हो जाएगी फिर आगे आनी शुरू हो जाएंगी, तो ये भी बकेट्स का कॉन्सेप्ट बन जाता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो तरीका आपको बेहतर लगे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सेपरेट चेनिंग, तो सेपरेट चेनिंग के अंदर लिंक लिस्ट ही बनती है, क्योंकि ये ज़्यादा रिलायबल है और हम आसानी के साथ इनको मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है जी दोनों ओपन एड्रेसिंग की टेक्निक्स और सेपरेट चेनिंग की टेक्निक्स जो कि आपके सामने है, राइट। अब अगर टाइम कम्प्लेक्सिटी की बात की जाए हैशिंग की, तो टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है, एवरेज केस इंसर्ट सर्च एंड डिलीट बिग ऑफ 1, एवरेज केस के अंदर ही होगा। या आप कह लें कि अगर 1-to-1 मैपिंग है तो नेचुरली हमारे पास क्या होगा जी, ऑन एवरेज ये बिग ऑफ 1 टाइम दे देगी। लेकिन वर्स्ट केस के अंदर ये भी बिग ऑफ n में जा सकती है। जैसे लीनियर प्रॉब्लम की अगर बात करें, एक ही एलिमेंट आपका रह जाए तो और एक स्लॉट खाली रह जाए और एलिमेंट इंसर्ट होने आए और आप किसी ऐसे इंडेक्स पर हों जहाँ से सिर्फ घूम के वापस आ सकते हैं आप, तो वह n में चला जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मली हैशिंग की जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है ना, वो उसके लोड फैक्टर पे भी डिपेंड करती है। और लोड फैक्टर क्या है कि कितनी वैल्यूज़ जो हैं वो आपने स्टोर करवा दी हुई हैं और उनकी रेशो निकाल के, और रेशो कैसे निकलती है, वही वाली कि जितनी वैल्यूज़ आपने स्टोर करवा दी हैं, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ को डिवाइड कर दें किसके साथ, हैश टेबल के साइज़ के साथ। तो हैश टेबल का जो साइज़ है उससे डिवाइड करें। अगर तो नॉर्मली ये किया जाता है कि अगर जो वैल्यूज़ हैं वो हैश टेबल अगर 50% बढ़ जाए, यानी भर गया है, तो फिर टेबल का साइज़ चेंज कर दें, टेबल का साइज़ बढ़ा दें। यानी अगर पहले उसका साइज़ 5 है, टेबल का साइज़ 5 है और लोड फैक्टर 50% हो गया, यानी 3 वैल्यूज़ आ चुकी हैं,
तो आप इसको बढ़ा के डबल कर दें, 10 कर दें, ठीक है। फिर अगर 5 वैल्यूज़ आ गई हैं तो बढ़ा के 20 कर दें, ठीक है, ताकि जो आपकी टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो कांस्टेंट ही रहे, मैपिंग कांस्टेंट टाइम के अंदर होती रहे। तो लोड फैक्टर की बेस पर हम साइज को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर सकते हैं ताकि हमारी जो कम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ 1 में ही मूव करती रहे, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इज अ लोड फैक्टर। और ये लोड फैक्टर की बेस पर ही बेसिकली हम रीहैशिंग वगैरह भी करते हैं ताकि हम टेबल के साइज को डायनामिकली इंक्रीज करते रहें और हम भी कांस्टेंट टाइम के अंदर सर्च भी कर लें और वैल्यूज को वहां रखवा भी दें। राइट जी, उम्मीद करता हूँ काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होंगी अबाउट द हैशिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।